नमस्कार, जॉस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े जो काफी मुश्किलों में हैं इस वक्त, उन्होंने जब से आर्यन खान ड्रग केस का खुलासा किया है तभी से उन पर राजनीतिक और निजी हमले काफी तेज हो चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीबी के बेहद प्रभावशाली नेता हैं नवाब मलिक, जिन्होंने समीर वानखेड़े को फर्जी व्यक्ति करार देते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। यहां तक कि धमकी दी है कि साल भर के भीतर वानखेड़े जेल में होंगे। बॉलीवुड के एक सुपरस्टार के बेटे की गिरफ्तारी से ये मामला शुरू हुआ था और ये मामला शुरू से ही एक हाई प्रोफाइल था, लेकिन अब समीर वानखेड़े जो इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे वो खुद सवालों से घिरते दिख रहे हैं। मुंबई क्रूज ड्रग केस के ही एक गवाह ने, जो एक स्वतंत्र गवाह हैं, उन्होंने उन पर 8 करोड़ रुपए उगाही की कोशिश के आरोप लगाए हैं, रिश्वत के आरोप लगाए हैं। समीर वानखेड़े को तेज तर्रार अफसर माना जाता है और उगाही की कोशिश के आरोप लगने के बाद अब उनके ही विभाग यानी कि एनसीबी ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। वैसे पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है कि हाई प्रोफाइल मामले की जांच कर रहा अधिकारी खुद ही सवालों में घिर गया हो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिसकी चर्चा आज इस प्रोग्राम के माध्यम से जरूर करेंगे, लेकिन जहां तक बात समीर वानखेड़े की है, अब एनसीबी सवालों के घेरे में है, जबकि वो जांच खुद कर रही है। एनसीबी पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो चंदा उगाही के लिए ये सब करती है या ये सब करती आ रही है, और इस मामले में भी उसने ये सब किया। क्या सुपरस्टार को, उनके घर वालों को इसीलिए शक के घेरे में लाया जा रहा है ताकि उनसे चंदा उगाही हो सके? इस तरीके के आरोप अब एनसीबी पर लगने लगे हैं। समीर वानखेड़े हीरो हैं या विक्टिम? किसी बड़ी हस्ती पर हाथ डालते ही खलनायक आखिर क्यों बन जाता है अफसर? आज कुछ ऐसे ही सवालों पर हम करेंगे स्ट्रेट टॉक। आइए करते हैं शुरुआत। जी हां, आर्यन खान केस अब बड़े धमाके की ओर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि मामला क्या है ये जगजाहिर है, लेकिन अब ये एक अलग ही लेवल में जाता हुआ दिख रहा है, जिसमें बहुत सारे नैरेटिव्स सेट कर दिए गए हैं। खैर, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से देश भर से ड्रग तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामले में असम राइफल्स के 3 जवान सहित 4 लोगों को 1 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। मुंबई के शेवा पोर्ट की बात की जाए तो वहां पर भी भारी मात्रा में ड्रग्स को बरामद किया गया था और कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। इसके बावजूद लगातार चर्चा में सिर्फ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान हैं, जिन पर से कोई ड्रग बरामद तो नहीं किया गया, लेकिन हाँ, जिसके पास ड्रग था वो ये बात पहले से जानते थे। इस मामले में सवाल ये है कि आखिर ड्रग तस्करी के बड़े मामले जो हैं वो डिबेट का हिस्सा क्यों नहीं बनते हैं। जैसे जिक्र मैंने अभी भी किया कि हाल ही में बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स बरामद की गई हैं और उनसे जुड़े कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन फिर भी ये जो ड्रग तस्करी के बड़े मामले से इतर हमेशा बॉलीवुड से जुड़े जो तमाम ड्रग के मामले होते हैं वो निशाने पर क्यों आ जाते हैं। यही वजह है कि ड्रग तस्करी के मामले में ट्रायल को लेकर, मीडिया ट्रायल को लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं। इस बात की चर्चा जोरों पर है कि केवल आर्यन खान ही चर्चाओं में क्यों हैं, जबकि उनके पास से तो ड्रग्स बरामद तक नहीं हुआ। कहीं उनका विशेष समुदाय से होना इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह तो नहीं है, या बॉलीवुड से जुड़े नाम पर टीआरपी इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि आर्यन खान इसीलिए भी लगातार चर्चाओं में है क्योंकि वो बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी फिलहाल सिर्फ हवा में तैर रहे हैं। कुछ ऐसे ही सवाल आज के इस विषय से जुड़े हुए हैं और चलिए उन सवालों पर पहले नजर डाल लेते हैं और उसके बाद पूरी कहानी का जो सेंटर है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे
और आपके सामने वो बात रखेंगे। फिलहाल जो अपडेट इस बात को लेकर आया है, इस पूरे मसले को लेकर आया है, समीर वानखड़े को लेकर आया है, पूरी कहानी क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे। और जिन सवालों का जिक्र हम प्रोग्राम की शुरुआत से लेकर अब तक कर रहे हैं, हम उस पर आपकी राय भी जरूर जानना चाहेंगे। सो कॉल जरूर कीजिएगा और आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आइए सवालों पर भी नजर डाल लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे। आर्यन ड्रग केस, क्योंकि ये बड़े धमाके की ओर है और ये बड़ा धमाका क्या है ये आप भी अच्छे से समझ रहे हैं। आर्यन खान ड्रग मामले में क्यों एनसीबी पर सवाल उठ रहे हैं? ये एनसीबी पर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या आपको लगता है ये जायज है? क्योंकि सिर्फ मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया से जुड़ी हुई ये बड़ी खबरें हैं। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ, सुशांत केस के टाइम पे जब एनसीबी पर ही सवाल उठने खड़े हो गए थे। अब फिर से इस मामले पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो भी आर्यन खान मामले को लेकर, जिनके एक जानकार से, जिनके एक मित्र से सिर्फ 6 ग्राम जो है ड्रग्स बरामद की जाती है। सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये कि क्या आपको लगता है कि नारकोटिक्स जो कानून है हमारे देश में, चाहे आप किसी भी देश का ये कानून की बात कर लें, ये जो नारकोटिक्स कानून है, क्या आपको लगता है कि आजकल इसका ज्यादा मिसयूज होने लगा है? क्योंकि आर्यन खान ड्रग मामले में भी इसका मिसयूज हो रहा है, ऐसी बातें कही जाने लगी हैं। और क्यों ये कहा जा रहा है ये हम आपके सामने रखेंगे। सवाल यह है कि भारत में बहुत से आर्यन खान हैं, लेकिन उन पर कितनों का ध्यान जाता है? सवाल ये भी जो सवाल एक्चुअल में नहीं है, लेकिन हाँ ये आपकी ओपिनियन से जरूर जुड़ा हुआ होगा। ड्रग केस में क्योंकि बहुत सारे नैरेटिव जो हैं वो सेट किए जा रहे हैं, अब इसमें पॉलिटिकल एंगल भी पूरे तरीके से जुड़ चुका है, करप्शन का जो है एक नैरेटिव वो सेट किया जा चुका है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज धर्म, जी हाँ, उसका भी एक एंगल जो है इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है। बहुत सी ऐसी बेतुकी बातें जो हैं वो इस पे अब आने लगी हैं, कुछ ऐसे बयान सामने आने लगे हैं जो इस पूरे मामले को एक अलग ही शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। और उस पे हम आपकी ओपिनियन जरूर जानना चाहेंगे, उस पर आपकी बात जरूर जानना चाहेंगे कि ड्रग केस में ये जो धर्म को आधार बनाकर एक सेट किया जा रहा है नैरेटिव, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि ये ऐसा मामला नहीं है, बहुत से ऐसे मामले हैं जिस पर धर्म, एक रिलीजन को एक आधार बनाकर, बेस बनाकर उसका एक नैरेटिव सेट हमेशा कर दिया जाता है। सो ये सिर्फ एक पहला मामला नहीं है, लेकिन हाँ अब इस मामले पर ये भी चीजें देखने को मिलती हैं। सो इन सब पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे, आपके विचार हम जरूर सुनना चाहेंगे। सो डू कॉल अस और अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। आर्यन ड्रग केस जो बड़े धमाके की ओर बढ़ता चला जा रहा है, और देखा जाए तो जिस मामले की एक्चुअल में जांच होनी चाहिए उससे इतर अब ये मामला कहीं और को मुड़ चुका है। जांच तो उसकी भी होनी चाहिए यदि बात निकलकर सामने आई है, लेकिन जो एक्चुअल में अब इस पूरे मामले को लेकर हो रहा है, उन सब पर आप अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। सो अब जब कहानी के सेंटर में ही हीरो का बेटा हो तो कहानी तो पूरी फिल्मी होगी ही। जब किसी हीरो के बेटे को लॉन्च किया जाता है तो इस बात का बड़ा अच्छे से ख्याल रखा जाता है कि फिल्म में सारे मसाले हों ताकि फिल्म जो है वो सुपरहिट हो जाए। पर यहाँ तो पूरा मामला ही उल्टा नजर आता है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ना तो हीरो यानी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लॉन्च किया जा रहा है, ना उसकी कोई फिल्म बन रही है, पर पर्दे के बाहर असली जिंदगी में जाने अनजाने आर्यन की एक ऐसी फिल्म जरूर बन गई है जिसमें किसी हिट फिल्म के सारे मसाले सामने हमें नजर आने लगे हैं। पर रूपहले पर्दे पर सिल्वर स्क्रीन के बाहर की ये कहानी हम आपको दिखाएं उससे पहले इसी मुंबई में लिखी गई, इसी मायानगरी में लिखी गई एक और स्टोरी की कुछ झलकियां, कुछ जो बातें हैं आपके साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि अब तक की कहानी को आप अच्छे से समझ सकें और उसके बाद कॉल कर कर आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकें। सो ये मामला क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई क्रूज शिप ड्रग केस का ये मामला है जो अभी पिछले महीने सामने आया था, और इसके कुछ तमाम वीडियोस भी अब सामने आने लगे हैं, और कुछ उनके वीडियो सामने आने के बाद से ही एनसीबी के जो जोनल प्रमुख हैं समीर वानखड़े, वो अब सवालों के घेरे में आ चुके हैं, उन पर क्वेश्चंस खड़े किए जा रहे हैं। सो इस बात को लेकर एनसीबी मुख्यालय में जो टॉप के ऑफिसर्स हैं उनकी बैठक हुई है, और अभी भी वो बैठकें हो रही हैं क्योंकि अब विजिलेंस की जो टीम है वो
एनसीबी के जो कहें डायरेक्टर हैं उनकी अब कार्रवाई करेगी, क्योंकि करप्शन के आरोप उन पर लगे हैं। जो बैठकें हो रही हैं उस बैठक में सरकारी गवाह प्रभाकर, जो एक कहें स्वतंत्र विटनेस रहा है, जिन्होंने इस तरीके के आरोप जो है समीर वानखेड़े पर लगाए हैं, उनके आरोपों पर चर्चा जो है अभी फिलहाल फोकस बनी हुई है, उसी पर फोकस है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की सतर्कता विभाग के अधिकारियों से जांच कराने का फैसला लिया है। इससे साफ है कि एनसीबी ने अपने अधिकारी पर लगे आरोपों को सीरियसली लेते हुए सच तक पहुंचने की कोशिश की है। एनसीबी से मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक सतर्कता अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह समीर वानखेड़े से इस मामले में पूछताछ करने वाले हैं। अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह सरकारी गवाह प्रभाकर से भी पूछताछ करेंगे, जिन्होंने कुछ वीडियोस जारी कर समीर वानखेड़े पर ये आरोप लगाए हैं। एनसीबी का जो अभी फैसला है उससे साफ है कि वो वायरल वीडियो में लगे आरोपों को लेकर खुद की स्थिति साफ कर इस पूरे के पूरे मामले को आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि इस बात का पता चल सके कि समीर वानखेड़े ने सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़े और सरकारी नौकरी में रहते हुए वसूली जैसे संगीन अपराध किए हैं या फिर नहीं। एंगल्स बहुत सारे इसके साथ इस मामले के साथ जुड़ चुके हैं, उस पर चर्चा आपकी और हमारी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक, और ब्रेक में जाने से पहले क्योंकि एक कहानी का जो फिलहाल सेंटर बन चुका है उसका हम जिक्र लगातार कर रहे थे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आर्यन खान ड्रग केस जो मामला है वो अब एक अलग ही मोड़ पर आ चुका है और समीर वानखेड़े पर अब आरोप लगाए हैं, जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे। और आर्यन ड्रग केस को भी उन्होंने 1 से 1.5 महीने के अंदर जो उन्हें इनपुट्स मिले थे उसके आधार पर वो एक बड़ी कार्रवाई की थी, रेड की गई थी क्रूज पर। उसके बाद आर्यन खान और उनके कुछ और दूसरे साथियों को भी गिरफ्तार किया गया था। अब फिलहाल विजिलेंस विभाग की जो टीम है वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी कि सरकारी नौकरी में रहते हुए भी समीर वानखेड़े ने वसूली जैसे संकीर्ण अपराध किए भी हैं या फिर नहीं। दूसरी तरफ आज हम ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात को लेकर एक डिबेट छिड़ी हुई है कि समीर वानखेड़े सही हैं या फिर गलत। दूसरी तरफ एनसीबी के जोनल प्रमुख समीर वानखेड़े ने भी इस पूरे मामले पर अपनी कुछ क्लैरिफिकेशंस दी हैं और उनके फैमिली वाले भी दे रहे हैं लगातार। और फिलहाल जो उनकी ओर से स्टेटमेंट्स आए हैं उनमें से एक स्टेटमेंट ये है कि ऐसा मेरी छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है ताकि आर्यन खान ड्रग मामले को गलत दिशा में मोड़ा जा सके। उन्होंने कहा है कि प्रभाकर के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। एक बार हम आपको फिर से बता दें कि प्रभाकर वही स्वतंत्र आई विटनेस है जिसने वो वीडियोस जारी कर समीर वानखेड़े पर इस तरीके के आरोप लगाए हैं। समीर वानखेड़े का मानना है कि उनके दावों में कोई सच्चाई नहीं है। समीर वानखेड़े इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी एक लेटर लिख चुके हैं और उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि पुलिस कमिश्नर से यह अपील है मेरी कि इस मामले में सच्चाई को जाने बगैर उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। अब दरअसल मुंबई क्रूज शिप ड्रग केस में रविवार को तो उस समय नया ट्विस्ट आ गया था जब बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ केस में गवाह बनाए गए प्राइवेट डिटेक्टिव प्रभाकर सेल ने एक हलफनामा देकर चौंकाने वाले खुलासे कर दिए थे। जो गवाह है प्रभाकर, उसने एनसीबी के जोनल प्रमुख समीर वानखेड़े और दूसरे गवाह केपी गोसावी के खिलाफ बड़े आरोप लगाए। आरोप लगाने वाला प्रभाकर खुद को केपी गोसावी का बॉडीगार्ड बताता है। केपी गोसावी वही शख्स है जिसकी तस्वीर आर्यन खान के साथ वायरल हुई थी और वो प्राइवेट डिटेक्टिव है और मामला सामने आने के शुरुआती दिनों में वो काफी चर्चाओं में रहा भी था। गवाह जो प्रभाकर है उसने आरोप लगाया है कि उसने केपी गोसावी और सैम को 25 करोड़ रुपए की बात करते सुना था। 18 करोड़ रुपए में बात बन गई और ऐसा कहते सुना है। प्रभाकर का सिर्फ दावा है कि गोसावी और सैम ने कथित तौर पर 18 में से 8 करोड़ रुपए एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को देने की बात कही थी। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर समीर वानखेड़े का स्पष्टीकरण रविवार को ही आ गया था
और उन्होंने अपने बयान में कहा था कि गवाह का बयान पूरी तरह से निराधार है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एनसीबी का जो पूरा ऑपरेशन है सिर्फ उगाही के लिए ही है? क्या आर्यन की रिहाई के लिए पहले एनसीबी सौदा कर रही थी? सौदा करने वाला सैम आखिर है कौन और एनसीबी से उसका रिश्ता क्या है? केपी गोसावी को एनसीबी ने इतनी छूट दे ही क्यों रखी थी? एनसीबी की हिरासत में गोसावी मोबाइल को स्पीकर पर डालकर आर्यन की किससे बात करवा रहा था, क्योंकि ये भी पिक्चर्स बकायदा वायरल हुई हैं। प्रभाकर से पंचनामा के नाम पर सादे साइन क्यों कराए गए थे ब्लैंक पेपर पर? पंचनामा अमूमन मौके पर होता है, फिर इस केस में, जी हाँ, इस आर्यन खान ड्रग मामले में एनसीबी के दफ्तर में पंचनामा क्यों हो रहा था? ये वो तमाम अहम सवाल हैं जो सीधे आज समीर वानखड़े से पूछे जा रहे हैं। मामला अब संगीन जरूर है, क्योंकि प्रभाकर पुलिस कंप्लेंट लिखाने के लिए बीते सोमवार को बकायदा मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर भी गया और एक सरकारी कर्मचारी पर उगाही के इल्जाम लग रहे हैं। अब आप याद कीजिए कि इसी इल्जाम में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी एंटीलिया केस में नप चुके हैं और शायद यही वजह है कि एनसीबी और खुद समीर वानखड़े सोमवार को अदालत पहुंच जाते हैं और इस फरियाद के साथ कि जांच को भटकाने के लिए कुछ लोग हैं जो इंटेंशनली समीर वानखड़े और एनसीबी पर उंगलियां उठा रहे हैं। अब प्रभाकर केस में गवाह है, लेकिन वो किसी के इशारे पर अब काम कर रहा है। यहां तक कि समीर वानखड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी एक लेटर लिखा है और लेटर में वो कहते हैं कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि खुद एनसीबी के डायरेक्टर मामले की जांच करा रहे हैं। जब तक ये जांच नहीं हो जाती, पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। एनसीबी की तरफ से समीर वानखड़े के बचाव में अदालत ने एफिडेविट भी दिया है और उसमें प्रभाकर सेल के सारे इल्जामों को झूठा बताया गया है और इस एफिडेविट में एक जगह प्रभाकर के एक इल्जाम का भी जिक्र किया गया है और उसमें कहा गया है कि प्रभाकर ने अपने एफिडेविट के पैरा 13 में ये कहा कि एक महिला पंचनामे पर दस्तखत करने वाले एक गवाह से मिली थी और इसका मतलब ये हुआ कि वो महिला केस पर प्रभाव डालना चाहती थी और इसीलिए वो उनसे मिली। सो इस एक पैरा 13 को छोड़ दें तो एनसीबी की एफिडेविट में प्रभाकर के बाकी किसी भी इल्जाम का जवाब अब तक नहीं दिया गया है। प्रभाकर के इल्जाम के बाद विजिलेंस ने समीर वानखड़े के खिलाफ फिलहाल जांच शुरू कर दी है और अब इस जांच के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जांच के दौरान समीर वानखड़े अपने पद पर बने रहेंगे या उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। जहां तक बात समीर वानखड़े की है, उन्हें काफी तेज तर्रार अफसर माना जाता है और उगाही की कोशिश के आरोप लगने के बाद अब उनके ही विभाग यानी कि एनसीबी ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। वैसे पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि एक कोई हाई प्रोफाइल मामला हो और उसकी जांच कर रहा अधिकारी खुद ही सवालों के घेरे में घिर गया हो। आप याद कीजिए मीट कारोबारी मोइन कुरैशी केस, ये एक बड़ा चर्चित मामला था जब उसमें तो सीबीआई के जो तत्कालीन डायरेक्टर आलोक वर्मा हैं और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना वही आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ गए थे और ये मामला उस वक्त काफी चर्चाओं में रहा था। दोनों ने ही एक दूसरे पर कुरैशी के लोगों से रिश्वत लेने का आरोप लगा डाला था। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सीबीआई बनाम सीबीआई हो गया था, जिससे जांच एजेंसी की बहुत उस वक्त भी किरकिरी हुई थी, सीबीआई की किरकिरी हुई थी। और आप जानते हैं कि सीबीआई को भी सरकार के साथ सरकार के एक खास दोस्त के तौर पर ये संज्ञाएं दी गई थी, पिंजरे में बंद तोता तक इसे कहा गया। सो हम देखते हैं कि हमारे देश के जितने भी इस तरीके के बड़े विभाग हैं उन पर हमेशा से ही ये सवाल जो है वो उठते रहे हैं और अब बारी आ गई है एनसीबी की, जो ड्रग मामले को लेकर, एक हाई प्रोफाइल मामले को लेकर फिलहाल चर्चाओं में घिर चुका है। और आप देखते हैं कि इसमें कितने सारे जो एंगल हैं वो जुड़ गए हैं, बीट पॉलिटिकल, बी इट रिलीजन, ये तमाम जो जब चीज़ें एक कहीं किसी इशू के साथ जुड़ जाती हैं तो वो जो मामले का जो असल कहीं एक सेंटर होता है ना, वो सेंटर जो है वो साइड में आ जाता है और सेंटर कोई और बन जाता है। सो फिलहाल अब वही हो रहा है। आर्यन खान को लेकर चर्चा तो सिर्फ अब इस बात की है कि उन्हें अब
बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, आज भी ये कोशिश की गई थी, लेकिन फिर इस पर सुनवाई जो है वो हुई, लेकिन मामले को होल्ड पर डाल दिया गया और अब अगले दिन उनकी बेल होगी नहीं होगी, इस बात पर सुनवाई की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। और अब फिलहाल जो चर्चा बनी हुई है वो है एनसीबी के जो जोनल प्रमुख हैं समीर वानखड़े, क्योंकि अब इस पूरे के पूरे मामले में सेंटर वो बन चुके हैं, अब फोकस उन पर है और उन्होंने ये डील की नहीं की, इस बात की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल जो चर्चाओं का विषय होना भी चाहिए कि हमारे देश की जो प्रमुख एजेंसियां हैं, ऐसी एजेंसियां, उन पर क्यों ऐसे जो हैं आरोप लगने लगते हैं। आखिर सबसे बड़ा इसके पीछे कहें एक कारण क्या है जो चर्चा का विषय एक्चुअल में होना चाहिए। और आज हम भले ही ये पूरी कहानी आपके सामने रख रहे हो, पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हो कि पूरी पिक्चर असल में क्या है, कौन क्या है, किसका क्या रोल इस कहानी में है और क्या उस पर आरोप लग रहे हैं, ठीक इस तरीके से समीर वानखड़े जिन पर ये आरोप लगे हैं उनका क्या कुछ स्टेटमेंट आया है। एनसीपी के जो नेता हैं नवाब मलिक, जिनसे ये शुरुआत हुई है, क्योंकि उनका एक जो स्टेटमेंट था उसके बाद से ही इस पूरे मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि समीर वानखड़े 1 साल के अंदर अंदर जो है एक निश्चित समय उन्होंने कहा और कहा कि उस निश्चित समय वो जेल में जरूर होंगे। उस स्टेटमेंट के बाद हम देखते हैं कि लगातार जो समीर वानखड़े के साथ उनकी एक ट्वीट वॉर जो है वो देखने को मिला। स्टेटमेंट्स एक बैक टू बैक एक दूसरे की स्टेटमेंट्स आई हैं, एक दूसरे को काउंटर बैक करने की कोशिश की गई है और उस सिचुएशन के बाद अब ये जो मामला है ना वो अब एक अलग मोड़ पर जाता हुआ नजर आता है। सवाल ये कि जिस तरीके से हमारे देश की जो प्रमुख जांच एजेंसियां हैं, बीट सीबीआई, अगर आप देखें तो उसे भी एक तरफ पिंजरे के बंद तोता कहा गया और उसके बाद हम देखते हैं कि उस पर भी कई तरीके के आरोप लगते रहे कि वो तो कहें सरकार का एक कहें दूसरा हाथ है, जो सरकार कहती है सीबीआई भी वही करती है। इस तरीके के आरोप उस पर लगते रहे। फिर अब नारकोटिक्स कानून की बात अगर की जाए तो अब सवाल ये उठने लगे हैं कि ऐसी जांच एजेंसियों पर सवाल क्यों उठने लगते हैं और ये सवाल जो उठाने वाले लोग हैं वो आखिर हैं कौन, क्योंकि मामला जब एक अलग मोड़ पर जाता है तो उस पर बहुत सारी चीजें जो है वो एक मसाला बनकर तैयार कर दी जाती हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसी ही चीजें हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि एनसीबी में अब एक पॉलिटिकल एंगल भी है, जब पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो कुछ अब एनसीबी पर सवाल उठा रहे हैं और क्योंकि वो हैं भी महाराष्ट्र के ही मंत्री हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि धर्म को भी बीच में ला दिया जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो ऐसी जांच एजेंसियों पर जब आरोप लगाते हैं डेफिनेटली मामला तो एक अलग शेप में जाएगा ही। ये मामला भी एक अलग शेप में जा चुका है। सवाल ये है कि क्या हम कहें कि नारकोटिक्स कानून जो है वो आज उसका एक मिसयूज हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, और सबसे अहम सवाल कि देश की प्रमुख जांच एजेंसियों पर आखिर ऐसे आरोप क्यों लगने लगते हैं, क्यों वो सवालों के घेरे में आ जाते हैं, सबसे बड़ा कारण क्या है। इस पर हम आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। कॉल कीजिएगा और अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। उम्मीद है कि आप आज के इस विषय पर अपनी बात हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रेट टॉक और देश की प्रमुख जांच एजेंसियों का जिक्र ब्रेक में जाने से पहले हम कर रहे थे और बात हमने जब सीबीआई की थी और आप जानते हैं कि एक वक्त में ये जो पूरा मामला है वो सीबीआई वर्सेस सीबीआई हो गया था, जिससे हमारे देश की इस जांच एजेंसी की बहुत किरकिरी हुई थी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि मुकेश अंबानी के घर भी जो हाल ही में विस्फोटक मिला था वो भी एक हाई प्रोफाइल मामला था और ऐसे ट्विस्ट आई उस मामले में कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वजह भी सलाखों के पीछे चले गए थे। 100 करोड़ वसूली का एक उस वक्त ऐसा बम फूटा कि महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा तक देना पड़ गया था। मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की अपने डेजिग्नेशन से छुट्टी हो गई थी, अपनी पोस्ट से छुट्टी हो गई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो आज भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बात आर्यन खान ड्रग्स केस की भी। सबसे पहले समीर वानखड़े कौन है? वो 2020 से ही एनसीबी के मुंबई जोन के डायरेक्टर हैं और मूल रूप से महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं और
वानखड़े जो हैं वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के 2008 बैच के ऑफिसर हैं और उनके जो फादर हैं वो भी पुलिस अधिकारी हैं, वो पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। और जहाँ तक बात समीर वानखड़े की इमेज की है, वो एक काफ़ी तेज तर्रार, एक क्विक विटेड पर्सन है, एक ऐसे ऑफिसर हैं। वो सबसे पहले तब सुर्खियों में आए थे जब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उन्होंने बॉलीवुड एक्टर्स के ड्रग्स कनेक्शन खोजे और उन पर कार्रवाई भी की थी। समीर वानखड़े ने उस वक्त बॉलीवुड में खलबली मचा दी थी। आपको याद होगा, रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हुई थी, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, अर्जुन रामपाल, श्रद्धा कपूर जैसे तमाम बड़े स्टार्स से एनसीबी ने उस वक्त इंटरोगेशन किया था। कॉमेडियन भारती सिंह भी गिरफ्तार हुई थी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद को भी ड्रग्स से जुड़े एक केस में गिरफ्तार किया गया था। अब वानखड़े पर ये आरोप भी लगने लगे हैं कि वो प्रचार और शोहरत के लिए इंटेंशनली बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। एनसीबी में आने से पहले भी वानखड़े बॉलीवुड के कई दिग्गजों के खिलाफ बड़ी एक्शंस कर चुके हैं, बड़ी कार्रवाइयां कर चुके हैं। 14 जुलाई 2011 को भी मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम के एक अधिकारी ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को रोक लिया। खान जो हैं वो यूरोप से छुट्टियां मनाकर लौटे थे और उनके साथ बड़ी तादाद में बैग्स थे। सो पूछताछ के बाद ऑफिसर ने ज्यादा बैगेज के लिए 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका और वो अधिकारी कोई और नहीं बल्कि समीर वानखड़े ही थे जो उस वक्त कस्टम में तैनात थे। 2013 में वानखड़े ने बतौर कस्टम अधिकारी सिंगर मीका सिंह को भी तय मात्रा से ज्यादा फॉरेन करेंसी के साथ उस वक्त पकड़ा था। समीर वानखड़े पर पहले भी ये आरोप लगते रहे हैं कि वो प्रचार पाने के लिए ही बॉलीवुड से जुड़े लोगों को निशाना बनाते हैं। एनसीबी का दावा है कि क्रूज पर 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडीएमए और 21 ग्राम चरस और एमडीएमए की 22 गोलियां मिली। आर्यन खान के पास से कोई ड्रग तो बरामद नहीं हुआ और यही वजह भी है कि इस मामले में भी शुरुआत से ही उन पर बॉलीवुड को टारगेट करने के आरोप लगने लगे थे। लेकिन वो सवालों के घेरे में तब घिरे जब इस मामले में एक गवाह प्रभाकर सेल ने वानखड़े पर 8 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने की कोशिश का सनसनीखेज आरोप लगाया। कोर्ट में पेश अपने हलफनामे में सेल ने दावा किया कि इस मामले के एक अन्य गवाह केपी गोसावी ने सैम डिसूजा नाम के एक शख्स से फोन पर बातचीत के दौरान 25 करोड़ रुपए की डील की बात की थी और बाद में दोनों फोन पर 18 करोड़ रुपए की डील फाइनल करने की बात कर रहे थे, जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखड़े की जेब में जाने थे। गोसावी के प्राइवेट बॉडीगार्ड रहे सेल ने दावा किया कि एनसीबी ने उससे ब्लैंक पेपर्स पर साइन करवाए। हालांकि गोसावी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि उसे पता ही नहीं कि सेल को किस तरीके का लालच दिया गया जो झूठा हलफनामा पेश किया। अब सवाल यह है कि समीर वानखड़े जिन पर आज सवाल खड़े हो गए हैं वो हीरो हैं या फिर विक्टिम। अब आप देखेंगे कि प्रभाकर सेल के जो ये सेंसेशनल एलिगेशंस हैं उसके बाद एनसीबी ने समीर वानखड़े के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री हैं नवाब मलिक, उनका वानखड़े पर तीखा हमला अभी भी वो कंटिन्यू है। मलिक के बयानों में ड्रग्स से जुड़े एक केस में अपने दामाद की गिरफ्तारी की टीस भी जो है वो आज साफ झलकती है। वो दावा करते हैं कि साल भर के अंदर वानखड़े अपनी असली जगह यानी कि जेल पहुंच जाएंगे। अब नवाब मलिक ने वानखड़े पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर भी नौकरी पाने का आरोप लगा दिया है। तो एक दिन पहले ही नवाब मलिक ने एक सो कॉल्ड बर्थ सर्टिफिकेट को भी ये कहते हुए ट्वीट कर दिया कि ये वानखड़े का बर्थ सर्टिफिकेट है और उन्होंने दावा किया कि बर्थ सर्टिफिकेट में वानखड़े के जो फादर हैं उनका नाम दाऊद के वानखड़े लिखा है और धर्म की जगह पर मुस्लिम लिखा गया है। अब एनसीपी नेता ने माफ कीजिएगा, उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में वानखड़े ने जन्म प्रमाण पत्र में कुछ छेड़छाड़ की और उसके बाद पिता के नाम को बदला और धर्म को मुस्लिम से हिंदू करा दिया। तो इसी आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाकर आईआरएस में उन्होंने वो नौकरी पाई और फिर
मंगलवार को मलिक फिर से मीडिया के सामने आ गए और अपने एलिगेशंस को उन्होंने फिर से रिपीट किया। सो इस बार उनका क्या रहा कहना वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि वानखड़े के जो माता पिता हैं उनका निकाहनामा भी वो तलाश रहे हैं। दूसरी तरफ वानखड़े का ये कहना है कि जब से उन्होंने क्रूज ड्रग्स केस में कार्रवाई की है तब से उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। उनके पिता और उनकी बहन पर हमले किए जा रहे हैं, यहां तक कि उनकी जो दिवंगत मां है उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। वानखड़े कहते हैं कि उनकी मां जाहिदा मुस्लिम थी और उनके पिता हिंदू। उन्होंने मुंबई पुलिस को खत लिखकर आशंका जताई है कि उन्हें किसी फर्जी केस में फंसाया जा सकता है। मलिक के आरोपों पर वानखड़े के पिता भी सामने आ गए हैं और उसका उन्होंने खंडन किया है और कहा है कि जो उनका नाम है वो दाऊद नहीं बल्कि ज्ञानदेव वानखड़े है। आप देखिए ये फिलहाल जो तमाम अभी जो अपडेट्स है, जो जानकारियां हैं वो इस मामले को लेकर सामने आई हैं और आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला कहां से कहां पहुंच चुका है। सो एक सवाल आज हम आपके सामने लेकर आए थे कि नारकोटिक्स कानून, जहां तक इस कानून की बात है देश में, इंडिया में क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है, ये सवाल क्यों उठ रहा है। देखिए एनडीपीएस कानून, ये जो एक कानून है हमारे इंडिया में, ये शुरुआत से ही बड़ा ही अलग है और आप कह सकते हैं कि बड़ा ही एक अव्यवहारिक सा रहा है। क्यों है इस पर हर एक के अपने अपने दावे हैं और उन दावों का मैं जिक्र आपके सामने ज़रूर करूंगी। हालांकि मैं आपके दावों को भी, आपकी जो बात है, आपके जो विचार है, आपके अपने निजी विचार हैं इस पर, वो मैं भी ज़रूर सुनना चाहूँगी कि आप जब किसी और कंट्री में भी जब ऐसी प्रमुख जांच एजेंसियों पर सवाल उठते हैं तो उन सवालों का उठना, उन सवालों के उठने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, क्यों वो सवाल उठने लगते हैं। ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में व्हाट वी सी कि तार्किक सोच विचार के बाद ये हो सकता है कि ड्रग्स के खिलाफ जंग शांत हो गई हो, लेकिन हम देखते हैं कि ईरान से लेकर चीन तक तानाशाही वाले जो कई देश हैं और सिंगापुर, मलेशिया जैसे निर्वाचित निरंकुश शासन वाले जो देश हैं, उसमें ये जंग जो है वो आज भी जारी है। भारत ऐसा देश नहीं है, फिर भी अनजाने में इस जमात में वो शामिल हो ही गया। कैसे? ये आर्यन खान और अन्य लोगों के खिलाफ चल रहे मामले को लेकर छिड़े एक बदनुमा और दुखद विवाद से ही उजागर हुआ है, जैसा कि पहले भी रिया चक्रवर्ती और अन्य लोगों के साथ किया गया। हम यहाँ पर किसी को निर्दोष या दोषी नहीं घोषित कर रहे हैं, ये हम सबसे पहले आपको क्लियर कर दें, लेकिन फिर भी ऐसा करने की हालांकि कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता है, खासकर उन मामलों में जो ऐसे कठोर और पुराने पड़ चुके हों, कानून के तहत चल रहे हों, जिसमें जज भी आरोपी को पहले से ही दोषी मान लेने के सिवा कुछ नहीं कर सकता है। सो नारकोटिक्स कंट्रोल एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट एनडीपीएस नामक विचित्र, बेहद स्ट्रॉन्ग और निष्प्रभावी शोषणकारी कानून दिखावे के लिए बनाया गया था और पिछले 4 दशकों में, पिछले 4 डेकेड्स में इसमें कई बदलाव भी किए गए हैं और इसे कमजोर भी किया गया। फिर भी ये सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए आफत है और भ्रष्ट पुलिस वालों के लिए वरदान, वकीलों के लिए ये लॉटरी और जजों के लिए ये एक तरीके का बड़ा सिरदर्द। मालूम है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं किया, रिया चक्रवर्ती के पास से भी नहीं पाया गया था, लेकिन कथित रूप से व्हाट्सएप पर हुई बातचीत से, उस चैट से ड्रग्स खरीदने और उसके इस्तेमाल के इरादे का संकेत जरूर मिला और इसके अलावा उनके साथ जो आदमी था उसके पास कुछ ड्रग्स थे। ऐसे में आप सोचेंगे कि किसी क्रिमिनल मामले में दूसरे के बदले जवाबदेही, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो कैसे तय की जाती है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ तो आपका सामना किसी सामान्य सभ्य किस्म के कानून से नहीं है। जमानत के लिए शर्तों और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत देने के मामलों में ये कानून यूएपीए जैसे कानूनों से भी ज्यादा कठोर लगता है। ये नौबत क्यों आई, इसके लिए शायद बीटल्स को दोष दिया जा सकता है, खासकर जॉन लेनन को। हम विषय से भटक बिल्कुल नहीं रहे हैं।
हम जब हम जॉन लेनन की बात करते हैं तो वो 1960 वाले दशक की हमें वो याद दिलाते हैं, जब मनोविकृति और हिप्पीवाद, नशाखोरी पश्चिम के विरक्त युवाओं का, खासकर वियतनाम युद्ध के कारण एक सहारा बन गई थी। और ये दौर जब अपने उत्कर्ष पर था, तब बीटल्स ने लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स गाना रचा था, जैसे कि LSD लेने के लिए प्रेरित करने वाला इसे माना गया था। तो तब ये सबसे महंगा और अवैध ड्रग था। सो इस गाने की रचना करने वाले लेनन को पकड़ा गया और बाद में उन्होंने समझाने की नाकाम कोशिश की कि उन्होंने तो बस एलिस इन वंडरलैंड से प्रेरणा ली है। सो फैक्ट ये है कि 1950 के दशक के मध्य से 1970 के डेकेड तक ड्रग्स को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है, जो वाकया में आपके साथ, वाकया तो नहीं कहेंगे, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहें, ये एक जानकारी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर रही हूं। और ये जानकारी अभी सिर्फ आधी ही है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए फ़िलहाल हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हम इसको पूरा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रेट टॉक और हम उस डेकेड का जिक्र कर रहे थे। 1970 के दशक तक ड्रग्स को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। 1961 में पेरिस में तमाम देशों की एक बैठक हुई थी, जिसे नारकोटिक्स ड्रग का सिंगल कन्वेंशन नाम दिया गया और जुलाई में एक समझौते को मंजूर किया कि इस पर दस्तखत करने वाला हर एक देश अपने यहाँ पर इतना कठोर कानून बनाएगा कि ड्रग्स का खतरा 25 सालों में खत्म हो जाए। सो फिर क्या हुआ कि भारत ने भी 1985 में NDPS एक्ट बना दिया और तब तक अमेरिका में रिपब्लिकन सत्ता में वापस आ गए। रिचर्ड निक्सन के लिए ड्रग्स के खिलाफ जंग जिहाद के बराबर थी उस वक्त। रोनाल्ड रीगन ने भी उस कड़ी को आगे बढ़ाया और भारत में PM राजीव गांधी उनके तरफ हाथ बढ़ा रहे थे। रूढ़िवादी विशुद्धवाद, भू राजनीतिक और सामंती पारिवारिक संबंधों के नशीले मेल में उलझा एक मामला आदिल शहरयार का था, जो एक बड़े जुर्म, धोखाधड़ी और एक पोत में विस्फोटक रखने के मामले में अमेरिकी जेल में बंद था और गांधी परिवार उसे रिहा करवाना चाहता था। मैं अपनी बात को आगे जरूर कंटिन्यू करूंगी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार जी। देखिए, हम लोग बहुत दूर बैठे हैं, 7 समुंदर पार। अंदर खाने क्या बात हुई है वो कुछ रास नहीं आ रही हमें, जो सुन रहे हैं। और हर स्टेशन पे इतने नामजाद वकील आए हैं और उनकी दलीलें जब सुनते हैं तो ये केस बहुत कमजोर लगता है। इसके पीछे क्या राज है वो अभी पार आना बाकी है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि तस्करी अगर की है तो कितनी पकड़ी गई, बरामद कुछ नहीं हुआ। 6 ग्राम ना, मिनिस्कूल क्वांटिटी। ये हमारे यहाँ बच्चे आजकल जूल पीते हैं, इलेक्ट्रिक सिगरेट पीते हैं, बेतरह के काम करते हैं, सब कर रहे हैं, चल रहा है। अब आपको ये ड्रग्स उनसे बरामद हुए नहीं, आपने उनको मेडिकल किया नहीं, क्या आपने यूरिन टेस्ट कराया नहीं। अब देखिए, कानून जो है वो एविडेंस पे बेस्ड होता है। अब आप देखेंगे हिंदुस्तान की कचहरियों में बाहर आपको जितने भी बेरोजगार आदमी मिलेंगे वो सब खरीदे हुए एविडेंस होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है। अब यहाँ कोई ऐसी खास एविडेंस है नहीं जो कि आप उसको पिन कर सकें कि इन्होंने ये जुर्म किया। अगर जुर्म जिस चीज पे किया है जी, वो है कि जो इनके व्हाट्सएप मैसेजेस हैं उस पे नॉन तस्कर जो है, नामी ग्रामी तस्कर, उनसे बातचीत और उनका जिक्र है। बातचीत हो सकती है, पुरानी बातचीत हो सकती है, ताज़ा नहीं हो सकती। पुरानी बातचीत है जी। तो देखिए, अब तो आपको जो जाने पहचाने तस्कर है उनका नाम तो मालूम हो गया होगा। तो उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा भाई? एक को क्यों पकड़ा आपने?
और अगर वो तस्कर आपके जान पहचान के थे तो अब तक आप सीबीआई जो नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड है ये सोया हुआ क्यों था? क्यों नहीं उनको पकड़ा गया? ओके। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत कमजोर हैं और मैं नहीं समझता कि इसका कुछ होगा। अब इल्जाम बहुत लगाए जा रहे हैं दोनों तरफ से कि साहब ये क्यों किया जा रहा है। अब मैं तो हैरान हो गया कि 1 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं रही। आप कोई काम करें कि साहब आपके बेटे को हम छोड़ देंगे, आप मुझे 8 करोड़ दे दें। कमाल हो गई भाई। आप मेरे को दे दो 4 करोड़ यार, जो मर्जी काम कराओ। करोड़ की कोई वक़्त ही नहीं रही क्या? अब ये कहा जाता है कि साहब क्योंकि सलमान खान किसी पार्टी को फाइनेंशियली हेल्प देने से मना कर गए और उसका बदला उतारा जा रहा है। अब देखें, आप कहीं भी जाएं जी। तो चोरों के असूल होते हैं, पुलिस वालों के नहीं। तो ये जो मामला है अभी तक मुझे तो बहुत कमजोर नजर आ रहा है। अब एविडेंस कोई ऐसी लाएं जिसके ऊपर हम इसको पिन पॉइंट कर सकें, साहब आपने ये कसूर किया है, तब तो बात बनती है। और अमीरों के बच्चे हैं, छोटी मोटी गलतियां करते हैं और ये होता भी है। उनका पैसा इतना है कि कहीं ना कहीं तो जाया करेंगे। जब हम जवान थे, नौकरी में थे, अच्छा पैसा आता था। हर सैटरडे संडे हम लोग ताश की पार्टियां करते थे। ये भी एक बीमारी है। अब ताश खेलनी कोई बहुत जरूरी है क्या? लेकिन आप क्लबों में जाइए, लोग बैठे हुए हैं, रोज के पैसे गुम हो रहे हैं, पार्टीज करते हैं, ताश करते हैं, ये फजूल का पैसा वहीं जाता है ना। जी। अब ये जो तस्करी करता है वो इतना शातिर होता है कि वो किसी किस्म की ट्रेल नहीं छोड़ता। अगर उन्होंने मंगवाई भी थी तो क्या उनके पास आर्या खान के पास पैसे थे? नहीं थे। तो वो किस चीज कैसे खरीद फरोख्त करेगा? ठीक है। क्या चीज दी होगी उन्होंने? अब मुफ्त में तो कोई उनको ड्रग देने वाला नहीं, क्योंकि एतबार किसी का होता नहीं ड्रग्स में। तो मुझे जो है अभी तक जो प्रेजेंटेशन केस है हो रही आपको है, वीक लगता है काफी अभी फिलहाल? सर मुझे लगता है जी ये बहुत कमजोर है। इसको अपना बढ़ाया जा रहा काम में, और जो असली मुद्दे हैं उनको दरकिनार गवर्नमेंट कर के, दिया गया। उनको छुपाया जा रहा है कि ताकि लोगों की तवज्जो उन पे ना जाए ठीक और है। गवर्नमेंट जो है वो बची रहे। सर एक और हम सवाल का जिक्र आज लगातार कर रहे थे। हम किसी भी देश की जो जांच एजेंसियां हैं, अब यूएस में इसको लेकर क्या पिक्चर है, हालांकि वो हम अच्छे से जानते नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में जो हमारी जो प्रमुख देश की जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उस पर इस तरीके के दाग धब्बे हमेशा से लगते रहे हैं। बीट सीबीआई की हम बात करें, और अब देखिए एनसीबी, उस पर भी बात कर रहे थे। एनडीपीएस की एक कहानी रही है, उसका जिक्र मैं अभी आपके कॉल लेने से पहले कर रही थी। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपके अपने इस पर विचार क्या है कि किसी भी देश की जो जांच एजेंसियां हैं, जब उस पर इस तरीके के आरोप लगते हैं तो उन आरोपों के लगने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? क्योंकि अब यहाँ पर भी देखिए एनसीबी में वही चीज़ें हो रही हैं कि जांच पड़ताल करने वालों पर ही आंच आ गई हो। देखिए, यहाँ पे जो जांच पड़ताल की एजेंसियां हैं, जो भी हैं, ये नहीं है कि नहीं है, वो बड़ा खुफिया तौर पे काम करती हैं और बड़े पुख्ते सबूत के साथ आती हैं। आपका बचने का कोई सवाल ही नहीं होता। कोई आपको दलील देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब तक इंतजाम पूरे नहीं होते। और वो कभी बाहर आते भी नहीं, कभी नहीं आते बाहर। मीडिया और ट्रायल ये जो है, हाँ जी, मीडिया ट्रायल्स, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल मामला हो, छोटा मामला हो लेकिन बड़ा संगीन आरोप हो, वो कुछ दिनों में ठंडे बस्ते में चला जाता है। यूजुअली हम ये देखते हैं। लेकिन जब कोई बहुत छोटा मामला हो लेकिन एक हाई प्रोफाइल मामला, वो ज़रूर बड़े लोगों के साथ जुड़ा हो, तो उसमें हम देखते हैं कि एक अलग अलग एंगल्स हमें देखने को मिलते हैं। आर्यन खान केस में भी सर हमें यही कुछ देखने को चीज़ें मिल रही हैं। जी हाँ। अब देखिए ना, मेरे पे इल्जाम लग जाए तो किसी को क्या पता कि ये आलूवालिया कौन है भाई, मुझे क्या पड़ी है। लेकिन एक जाना पहचाना व्यक्ति हो
मशहूर व्यक्ति और वो पकड़ा जाए तो मामला लोगों का इंटरेस्ट आ जाता है कि साहब अच्छा अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ। लेकिन लोगों को उससे लेना देना कुछ नहीं है, ये तमाशबीनी है जनाब, इससे और कुछ हल होने वाला नहीं है। अब जब तक आप, मेरा तो ये कहना है जी कि देखिए, जब कानून जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ग्रे एरिया तो होता नहीं। जब आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं तो पुख्ता इल्जाम लगाइए ताकि अगला दलील दे ही ना पाए, छूट ही ना पाए। फिर इतनी बड़ी बात करने का फायदा क्या है भाई? ये फजूल है ये। और मीडिया जो करता है वो इसलिए करता है कि लोगों को शौक है सुनने का। अब जितने भी फिल्म स्टार हैं, इनकी क्या, फिल्म स्टार एक मैगजीन आती थी और बचपन से मैं देख रहा हूँ, हम लोग फिल्म स्टार्स के दीवाने हैं। अब कोविड की वजह से इनके पास काम तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करना है। आप खोल दीजिए ना, प्रोडक्शन हाउस खोल दीजिएगा, काम करने दीजिए इनको। अगर एक आधे की इल्लत है तो जो आप उनको पकड़िए जो इनको सप्लाई करता है। तो आप उनको, जब उसकी उनकी जान शनाख्त आपके पास है, आप उनके ये आर्या खान के जरिए से आपको उनका पता है, तो आप क्यों नहीं उनके ऊपर पकड़ते भाई, उनके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं देते आप? ठीक है। अब तस्करी तो हर जगह हुई। पहले शुरू में आर्म्स में होती थी, फिर ड्रग्स में होने लग पड़ी, फिर सोने में होने लग पड़ी। अब ये तो तस्करी, ये मामला चलता ही रहेगा कि जहां भी आपको पैसे कमाने की एवेन्यू नजर आएगी आप वो करेंगे ही करेंगे। बीच में 70s 80s में हुआ था, हिंदुस्तानी बैंकॉक जाने लग पड़े थे, वहां से सामान लाके ब्लैक में बेचते थे। और वो सामान क्या होता था? आपके टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, ये भी कोई चीज है। ठीक है। लेकिन वो उस वक्त की बात थी, वो चल पड़ा था। ठीक है सर। धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच सर, अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब प्रोग्राम के रैप अप का वक्त हो चला है, लेकिन इसके साथ सिर्फ एक बात हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जहां तक हमने इस नारकोटिक्स कानून के दुरुपयोग की बात कही थी, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा कि दीपिका हो, रकुलप्रीत सिंह हो, दूसरे कई अन्य स्टार्स को भी समन करने का अधिकार दिया इस कानून ने। और हमारे तमाम मीडिया में भी कई दिनों तक उनकी जो बहुत ही अट्रैक्टिव जो पिक्चर्स है वो भी उन्हें दिखाने का मौका मिल गया। सबसे ताज़ा अब अनन्या पांडे हैं, जिनके बारे में खबरें दी जा रही हैं कि एनसीबी उनसे पूछताछ कर रहा है। सो इस तरह के कानून का हम कहें कि एक तरीके का दुरुपयोग ही होता आ रहा है और हासिल जो है वो इससे कुछ नहीं हुआ है। अब ताज़ा मामला देखिए, आर्यन खान केस में भी कुछ यही चीज़ें हो रही हैं और फिलहाल अब ये कुछ अलग शेप ले चुका है। सो अब देखना होगा कि फिलहाल ये जो सवाल एनसीबी जो जांच पड़ताल ऑलरेडी इस केस की कर रही है, उस पर जो सवाल उठ रहे हैं वो किस हद तक और कब क्लियर होंगे। सो इसका इंतजार फिलहाल रहेगा। सो इसी नोट के साथ इजाजत लेंगे। कल एक नए टॉपिक के साथ स्ट्रेट टॉक में होंगे आपके साथ रूबरू, आपके सामने होंगे। सो फिलहाल दीजिएगा इजाजत। जल्द से बाकी प्रोग्राम देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।